बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे हूबहू प्रश्न को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 के लिए आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस का 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसी पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसको पूरा लगाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा, पूरा इसको लगा लीजिए इस सेट को, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किस महाद्वीप को वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किस महाद्वीप को वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक क्षेत्र पर मरुस्थलीय भाग है, इसी कारण इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीपीय महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है तो याद रखिएगा ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो। विस्मृत, ठीक है ना, विस्मृत भूमि कहा जाता है किसको, किस महादेश को या किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि कहा जाता है? बताइए किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको, तो ये अंटार्कटिका को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि कहा जाता है तो विस्मृत भूमि कहा जाता है अंटार्कटिका को। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है ना। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा अंटार्कटिका को। और अंध महादेश या अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है तो अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे अधिनियम जो हैं वो मैंने आपको अलग अलग सेट्स में कराए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद भी होगा। चलिए प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था 1986 में। अच्छा, 1986 से आपको कुछ याद आ रहा होगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में अधिनियमित किया गया था और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम को 1974 में लागू किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये सब मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। चलिए इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में बनते हैं, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 61 है यह किससे रिलेटेड है? सब लोग आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61 जो संबंधित है यह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में? बताइए तो जरा। तो ध्यान दीजिए, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब आर्टिकल 52 जरा याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये प्रश्न बनता भी है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 56 है, इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के जो मानवाधिकार आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा जस्टिस रंगनाथ मिश्र। जस्टिस रंगनाथ मिश्र, ठीक है ना, याद रखिएगा जस्टिस रंगनाथ मिश्र ये भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज ही मैंने आपको जो है क्लास 9th और क्लास 10th का मैंने आपको फिजिक्स करवाया है। फिजिक्स जा कर के देख लीजिएगा, लास्ट समय बचा हुआ है और सिलेबस में 9th 10th से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आप जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन होगा। आज मैं आपको हो सकता है बायोलॉजी या फिर हिंदी में आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए कोयली जो है, कोयली ये गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागापट्टिनम रिफाइनरी जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नागापट्टिनम जो है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु में है, तो यहीं पर जो है आपका सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, असम में नुमालीगढ़ है और असम में दिग्बोई भी है। दिग्बोई असम में ही है, याद रखिएगा दिग्बोई। ठीक है ना, याद रखिएगा दिग्बोई असम में है। क्लियर? अच्छा, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना है बेगूसराय में, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं बिहार पुलिस के लिए, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं 2024 का। ठीक है, देखिए किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? बताइए। तो फ्रेंड्स ये पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई थी ये हुआ था 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ था 1920 में, बेल्जियम में है ये, बेल्जियम में, यहाँ मैं लिखता हूँ बेल्जियम में। ठीक है ना, 1920 में एंटवर्प में वहीं पर हुआ था। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी? मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत किस ओलंपिक से हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यह हुआ था आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। यहाँ पर 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, और सेंटेंस क्या है? डोंट इंसल्ट द पुअर। बताइए इसका पैसिव बनाइएगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बनाइएगा, तो राइट आंसर इसका होगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। लेकिन एक और तरीके से इसका पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है ना, वो तरीका क्या है? लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। यहाँ मैं लिखता हूँ लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीका से सही होगा। चलिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हीरा की संरचना होती है, हीरा की संरचना कैसी होती है? बताइए, हीरा के बारे में आपको पता है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। ठीक है ना, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर देखिए नियमित चतुष्फलकीय दिया गया है। अच्छा, ग्रेफाइट का अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। ठीक है ना, षटकोणीय ग्रेफाइट की संरचना होती है। चलिए, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे, यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपका करवाऊंगा। देखिए मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, हिंदी में इनको मरुद्भिद कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? हिंदी में इनको मरुद्भिद कहा जाता है। ठीक है ना, मरुद्भिद कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अच्छा, पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए हैलोफाइट्स दिया गया है, हैलोफाइट्स, तो ये नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स जो है ये बिना मिट्टी के जो पानी के जरिए पौधों को उगाने की प्रक्रिया है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। कौन सा ये टेंस है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप इसको इजीली पकड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए हैड लगा हुआ है यानी कि निश्चित रूप से ये पास्ट टेंस है। अब देखिए यहाँ पर V4 है यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे और आज वाला फिजिक्स का जो 9th-10th का मैंने कराया हुआ उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, दूरदृष्टि के संबंध में, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। यहाँ पर फिलहाल बात की जा रही है दूरदृष्टि दोष के संबंध में। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। और ये जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सत्य दिया गया है। कौन सा सही है दूरदृष्टि दोष के संबंध में, तो सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। और इसका उल्टा हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो जाता है, गोलाई बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी और क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रतिबिंब जो है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बनेगा, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सबसे तेज संचरण करता है। प्रकाश सबसे तेज संचरण किसमें करेगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश सबसे तेज संचरण कहाँ पर करेगा, तो फ्रेंड्स प्रकाश सबसे तेज संचरण निर्वात में करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ध्वनि के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, याद रखिएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है ना। ध्वनि का जो होता है चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में, यह आपको पता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश के बारे में पूछा गया तो प्रकाश निर्वात में गमन मतलब संचरण सबसे तेज करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश का निर्वात में गति जो होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में यानी कि जो पीरियडिक टेबल है उसमें किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होगा आवर्त में, ठीक है ना। ये वाला आवर्त होते हैं, आपको भी पता है। और आवर्त की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में, अगर आपसे पूछा जाए तो 7 होती है, याद रखिएगा। और देखिए, किसी आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है, याद रखिएगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है ना। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य इसमें से कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का बताइए, राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इसमें से महाकाव्य कौन सा है, आंसर फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए, प्रिय प्रवास जो है ये किसकी है, तो ये अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। साकेत किसकी है, साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। और यहाँ पर देखिएगा रामचंद्रिका जो है ये केशव दास जी की है, ठीक है। कामायनी जो है ये हरिशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है बताइए। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। पास्कल दाब का यूनिट होता है, प्रेशर का होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रिजन डायरी जो है पुस्तक किसने लिखी है। प्रिजन डायरी को किसने लिखा है, प्रिजन डायरी लिखा है किसने, तो जयप्रकाश नारायण जी की है प्रिजन डायरी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। हल्का प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हीटर का तंतु और विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, फिलामेंट आपको पता है टंगस्टन का बना होता है और हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। किस रचना के लिए मिला था, बना लीजिएगा, मिला था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनको मिला था कब, तो ये इनको 1973 में दिया गया था, ठीक है ना। इनकी निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए। और 1957 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत किसका है कि यदि देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो या चलन में हो तो घटिया मुद्राएं जो है ये बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। ये सिद्धांत किसका है बताइए। यह सिद्धांत किसका है कि किसी देश में घटिया और बढ़िया दोनों मुद्राएं एक साथ अगर चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। ये नियम है ग्रेशम का, ठीक है ना, ये ग्रेशम का नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेशम का नियम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की अधिकांश वर्षा किस मॉनसून यहाँ बना लीजिएगा, मौसम भी चलेगा लेकिन मॉनसून ज़्यादा सूटेबल है। देखिए भारत की अधिकांश वर्षा किस मॉनसून के कारण होती है बताइए। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में शायद पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, भारत की अधिकांश वर्षा किस मॉनसून के कारण होती है। तो फ्रेंड्स यह दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी जो मानसून दिया गया है इसके कारण तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किसके विकास से है। भारतमाला परियोजना का संबंध किसके विकास से है। भारतमाला और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों आपको याद होगा, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज आपको बखूबी याद है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है, ठीक है ना। और भारतमाला प्रोजेक्ट का भी संबंध राजमार्ग से है, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अमाप्पा खान है, एक अमाप्पा का खान है, यह किसके लिए फेमस है। तो सबसे पहले बताइए अमाप्पा का खान किस देश में है, ठीक है ना। ऑप्शन में दे रहा हूँ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, कहाँ पर है बताइए। अमाप्पा की खान कहाँ पर है। तो देखिए अमाप्पा की खान जो है यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए फेमस है। और यह कहाँ पर है तो अमाप्पा की खान जो है ये ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा मैनचेस्टर से याद आया होगा आपको कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका ऑलरेडी बिहार पुलिस में। और देखिए मैनचेस्टर फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है मैनचेस्टर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। सेशन को एक बार सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। अच्छा एक फ्लाइंग शटल का आविष्कार पूछा जाता है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, ठीक है ना, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का, फ्लाइंग शटल का, फ्लाइंग शटल का, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया स्पेनिंग जेनी का, तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी की आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी सूत कटाई करने वाली एक मशीन होती है, ठीक है। एक है स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है बताइए, राइट आंसर क्या होगा। और देखिए ये जो भी मैंने आपको अभी बताया है ना कि ये सब आविष्कार ये दरअसल औद्योगिक क्रांति के दरमियान हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से शुरुआत हुई थी, आपको भी याद है। और देखिए फ्रेंड्स इंग्लैंड में एक हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, या फिर इसको गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है, गौरवशाली या गौरवपूर्ण क्रांति, ये इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1688 में। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक आपने कमेंट कर दिया है, राइट आंसर क्या होगा इसका, जॉन ग्राट फ्राइड हर्डर ने, साफ सिर्फ हर्डर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए, राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, राइट आंसर इसका नागपुर हो जाएगा, ठीक है ना, नागपुर में है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 22 मई को आपको याद है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस जो है ये 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है बताइए। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है,
किस स्थल से मिली है? तो फ्रेंड्स यह मोहनजोदाड़ो से मिली है, और मोहनजोदाड़ो से ही आपको पता है विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये पटना में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? लाला लाजपत राय, अच्छा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपको याद होगा। अच्छा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है यह किस तत्व की कमी के कारण होता है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल पान की बेगम किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रश्न है। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम जो है ये रचना किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल पान की बेगम है फणीश्वर नाथ रेणु की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान से, कवक द्वारा। ठीक है ना, फंजाई के द्वारा, फंगस के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दमा, दाद, खुजली, गंजापन ये कवक के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए हर्पिस दिया गया, हर्पिस ये होता है कवक के द्वारा नहीं, ये होता है वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं? तो यह जलडमरू मध्य जो है यह बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्लोरोफिल खाली स्थान दिया गया है कि उपस्थिति में बनता है। बताइए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है क्लोरोफिल में? तो फ्रेंड्स आपको पता है मैग्नीशियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है। तो अनुच्छेद 360 है, 352 जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल से संबंधित है 360। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी भी एक बार भी नहीं लगाया गया है। और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? बताइए बताइए। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दजला फरात नदी है, इन्हीं के बीच की उपजाऊ जो भूमि है उसको मेसोपोटामिया का अर्थ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि नारियल के खाने योग्य जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है, ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार के ही एग्जाम में। नारियल के खाने योग्य भाग जो होता है इसको एंडोस्पर्म कहते हैं ना, एंडोस्पर्म कहते हैं, यानी कि भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है, अच्छा केसर पूछा जाता है, केसर जो होता है, सैफरन जो होता है, ये पुष्प के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो केसर को किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से। याद रखिएगा, केसर को वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, वर्तिकाग्र से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है जाम्बेजी नदी और उसी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है ना, देयर इस तरह से भी देयर लिख सकते हैं, देयर मैकेनिज्म THEIR, ठीक है ना, देयर मैकेनिज्म
किसकी रचना है? फ्रेंड्स ये रचना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? मशहूर शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए बिस्मिल्लाह खान जी को। तो फ्रेंड्स ये आपका 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? राजगृह में, अजात शत्रु के समय में। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था ये हुआ था वैशाली में, ठीक है ना, कालाशोक के समय में। तीसरा जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर में कुंडलवन में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो वह, देखिए खाली स्थान दिया गया है, के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये कंडीशन सिर्फ मुख्यमंत्री पर ही नहीं, किसी भी मंत्री पर लागू होता है, ठीक है। अगर किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं है तो कम से कम जो है उसको 6 माह के भीतर किसी भी राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो बंगाल का नवाब अली वर्दी खां के मरने के बाद सिराजुद्दौला बना था। अच्छा, सिराजुद्दौला से कुछ याद आ रहा होगा आपको? बिल्कुल, पलासी का युद्ध आपको याद आ रहा होगा। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका नाम है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो देखिए मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसको कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। और 1907 में इन्होंने प्रथम तिरंगा ध्वज जर्मनी में फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराकेन योमा, देखिए अराकेन योमा पर्वत का विस्तार जो है कहाँ पर है, किस देश में है? अराकान योमा पर्वत का विस्तार है जो स्थित है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये विटामिन कौन सा है जिसको हार्मोन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह विटामिन डी है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। रतौंधी या जीरोप्लेथेलमिया एक रोग है, जीरोप्लेथेलमिया या फिर रतौंधी, याद रखिएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कर्वी रोग होता है इससे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, ठीक है ना, बिल्कुल ये सत्य है कि दुर्व्यापार और बलात्श्रम मानव का निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 23 में है, ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? अच्छा, चाय की खेती के लिए तो पूछा ही जाता है, कपास की खेती के लिए भी बड़ा पूछा जाता है। कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ये रेगुर मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रेगुर को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो यह लेटराइट मिट्टी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में वर्तमान थल सेना प्रमुख का नाम क्या है? बताइए वर्तमान में भारत की थल सेना प्रमुख कौन है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? तो अनिल चौहान है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस, अभी मैंने आपको बताया था कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को डायबिटीज डे और 8 जून को
विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? वही पूछा गया था ना, विश्व महासागर दिवस 8 जून के दिन। 3 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मतलब वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? घास से संबंधित अध्ययन, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए घास से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए हर्पेटोलॉजी दिया गया है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों का, ठीक है ना, सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उभयचरों का अध्ययन याद रखिएगा हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। और घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मादा प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? मादा प्रजनन तंत्र, ध्यान रखिएगा इसमें से सारा मादा प्रजनन तंत्र का ही हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन, अंडवाहिका और गर्भाशय ये मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप टेस्टोस्टेरोन दिया गया, ये नहीं होगा, पुरुष का है। यहाँ पर देखिएगा आपका शुक्र जो है शुक्राणु से संबंधित शुक्रवाहिका, ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। फिर यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, पुरुष से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया था बताइए? तो देखिए लेनिन ने किया था 1921 में। 1921 में ऑलरेडी मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन के लास्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा, डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की ये दवाएं हैं? डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन यह किस प्रकार की दवाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये दवा किस प्रकार की हैं? तो फ्रेंड्स ये सभी जो हैं ये कीटनाशक दवाएं हैं। कीटनाशक राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, तो क्रम भी आपको याद रखना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। अच्छा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है ना, तो साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दोनों को दिया गया है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि कान में कितनी हड्डी होती हैं? तो देखिए आपका जो एक कान होता है ना, समझिए एक कान है, ठीक है, एक कान में 3 हड्डी होता है और दूसरे कान में भी 3 हड्डी होता है। इस कान में 3 हड्डी कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका इनकस, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इनकस, मैलियस और स्टेप्स। और स्टेप्स के बारे में या स्टेपी आपने पढ़ा होगा, स्टेप्स के बारे में आपको पता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है ना। तो एक इनकस होता है, एक मैलियस होता है, एक स्टेप्स होता है, यानी कि एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि 6 हड्डी। तो कान में कितनी हड्डियाँ होती है? दोनों कार को जोड़ दीजिए तो 6 हड्डी होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला है, यह किन 2 देशों को अलग करती है? यूरोप की में पिरीनी पर्वत श्रृंखला या पिरीनीज, कहीं कहीं आपको इस तरह से पिरीनीज पर्वत श्रृंखला में मिलेगा, ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आप याद रख लीजिएगा। चलिए पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? देखिए फ्रेंड्स एशिया और यूरोप को, एक प्रश्न बनता है कि एशिया और यूरोप को, यानी कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एशिया को यूरोप को, तो यह यूराल है, एशिया और यूरोप को। और ये पिरीनीज जो है यह पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को करती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संकेताक्षर NHRC यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी अंग्रेजी में, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, इसका अभिप्राय क्या है? NHRC यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने चर्चा किया है, रंगनाथ मिश्र भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, स्थापना 1993 में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी जो है इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो यह ATP अणुओं के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है,
याद रखिएगा एटीपी के रूप में जो है, एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अच्छा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? तो कुतुब मीनार की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और देखिए 5वीं मंजिल पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था 5वीं मंजिल का, ये फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आरएनए से, देखिए आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो जो आरएनए से प्रोटीन बनाने की आखिरी विधि होती है फ्रेंड्स, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है ना, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बाउल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का है। अच्छा, बिहार का अगर पूछा जाए तो झिझिया बिहार का है, जाटिन बिहार का है। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये अभी करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है 2024 से। ठीक है ना, याद रखिएगा संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? फटाफट कमेंट करिए। यह राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में अग्रणी राज्य है 2024 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा लेंस है? तो वह अवतल लेंस है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? अब देखिए करंट अफेयर्स जो है 2024 से भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वैश्विक शांति सूचकांक, इसको बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगर इस तरह से शॉर्ट में दे दे और पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसमें 2024 में भारत का स्थान जो था ये 116वां था। ठीक है ना। अच्छा 2025 में जो है, याद रखिएगा 2025 में 115वां स्थान है इसका। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाशित करता है कौन? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और देखिए आइसलैंड जो है उसको दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश माना गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यानी कि अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत का निवारण जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में है? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो यह आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में आपको याद रखना है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन सा है? G7 की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। G7 में 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 2025 में ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो 2025 वाला भी ध्यान रखिएगा। 2025 में जो हुआ है ये कनाडा में हुआ है। ठीक है ना, कनाडा में 2025 में हुआ है। और 2024 वाला जो है ये इटली में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, देखिए कार्टाजेना अगर प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए सन 2000 में इसको अपनाया गया था, सन 2000 में इसको अपनाया गया था। ठीक है ना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और ये 2003 से लागू हुआ था, 2003 से ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और इसका संबंध जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जैव विविधता की सुरक्षा से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैव सुरक्षा दिया गया है। अच्छा, ओजोन क्षरण से मैंने आपको बताया था, ओजोन परत की सुरक्षा से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ये साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और ये प्रभावी हुआ था आपका कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये प्रभावी हुआ था आपका 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आर्द्रभूमि संरक्षण से तो आपको याद होगा ये रामसर कन्वेंशन है जो कि 1971 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 500,
और न्यूनतम कितनी, 60 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। वहीं अगर राज्य विधान परिषद की बात किया जाए, विधान परिषद की, तो विधान परिषद में क्या है, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि MRI मशीन है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म अगर आप जान जाएंगे तो आप आसानी से बता देंगे। MRI का फुल फॉर्म होता है क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है ना। चुंबकीय तरंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। अच्छा, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान के विरुद्ध किया था, ठीक है ना। फिर दूसरा आक्रमण इसने 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन में किया था, ठीक है ना, पाटन में किया था। और उस समय वहाँ का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय था, इसी ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भीम द्वितीय, ठीक है ना, भीम द्वितीय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। और देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन से, तो नाम याद रखिएगा, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और यह 24 मार्च 1946 को आया था दिल्ली में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। अच्छा, गांव में अगर आप रहते हैं ना तो आपको देखा भी होगा, जानते भी होंगे कि किसी किसी गाय का दूध जो होता है थोड़ा पीला होता है और किसी किसी गाय का दूध पूरा सफ़ेद होता है। तो पूरा सफ़ेद जो होता है ये केसिन के कारण होता है, ठीक है ना, केसिन के कारण। और दूध का रंग जो हल्का पीला होता है ये कैरोटीन के कारण होता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अच्छा, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है, ब्लड ग्रुप की। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने, ठीक है ना, ये आधा स है, लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और इसको यूनिवर्सल रेसिपिएटर कहा जाता है, AB को। और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ब्लड ग्रुप AB में ही, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। औरंगजेब और एक और शासक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, औरंगजेब और जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर। अब यहाँ पर देखिए जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको मरवा दिया था। और औरंगजेब ने सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको मरवाया था, ठीक है ना, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। चलिए, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, आखिरी गुरु हैं, ठीक है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स उसको कहा जाता है हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस है, अंग्रेजी में इसको हम लोग टीयर गैस बोलते हैं, ठीक है ना, टीयर गैस क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है टीयर गैस वो क्लोरीन होती है, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है ना। और बेगम हजरत महल के खिलाफ जो ब्रिटिश अधिकारी था वो कौन था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कैंपबेल था, ठीक है, कैंपबेल था। इसी ने 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था लखनऊ में। अच्छा, हीरोज जो था ये रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध में था झांसी से, ठीक है ना। कर्नल नील जो था यह इलाहाबाद से था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने जो है, लियाकत अली ने क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। और बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, आपको याद होगा। चलिए यूएनडीपी का मुख्यालय, अच्छा यूएनडीपी मैंने इसलिए रखा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये मानव विकास सूचकांक यही जारी करता है। आपको पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, मानव विकास सूचकांक जारी करता है कौन, तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने बनाया था, स्थापना भी उदयन ने ही किया था। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम राजधानी बनाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर जब नागदशक शासक बना ना, नागदशक, तो नागदशक राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर के गया, पाटलिपुत्र से वैशाली। और फिर नागदशक का उत्तराधिकारी जब कालाशोक आया तो कालाशोक फिर से राजधानी को वैशाली से लेकर के पाटलिपुत्र चला गया। ठीक है ना, पाटलिपुत्र। चलिए सब याद रखिएगा। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था? तो बिहार के बांकीपुर में, यानी कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। किसको? विक्ट्री सिटी को लिखा है सलमान रुश्दी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत, तो फ्रेंड्स ये 1992 में हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। देखिए बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर है? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है, कहाँ पर है? तो ये मुंगेर में है, मुंगेर आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवी तमा शब्द से संबोधित किया गया है? देवी तमा, माते तमा, या मैं लिखता हूँ देवी तमा, माते तमा, या फिर नदी तमा। ये तीन शब्द याद रखना है। देवी तमा शब्द से संबोधित किया गया है, माते तमा शब्द से संबोधित किया गया, और नदी तमा शब्द से संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है, कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? तो एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम कौन सा है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की है। ठीक है, ऑप्शन बी। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय का है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रखा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु सही है, ऊटी जो है यह हिल स्टेशन कर्नाटक में नहीं है, ऊटी तमिलनाडु में है। मानस असम में है, चिल्का उड़ीसा में है। तो ऊटी राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजाति समूह है? किन्नौर और गद्दी, बताइए किन्नौर और गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह हैं? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा प्रतिरक्षी है माँ के दूध में पाया जाने वाला? तो यह है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है ना, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है ना, I से इम्यूनो, G से ग्लोबुलिन, ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। चलिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? हंगरी की राजधानी, अच्छा यहाँ पर देखिए रोम जो है ये इटली की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है। तो बुखारेस्ट और बुडापेस्ट में कन्फ्यूजन होता है, तो हंगरी की बुडापेस्ट है और रोमानिया की बुखारेस्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? बताइए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ कौन सा है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है? तो फ्रेंड्स यह जातक है। कौन सा है? जातक है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये प्रश्न शायद दोबारा मैंने रख दिया है ना, पहले भी मैंने प्रीवियस सेट में कराया हुआ था। तो ये उत्तल दर्पण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह पाठ्यांक जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, बताइए समान होते हैं। तो ये -40 डिग्री पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज क्या है? तो वसा का पचाने वाला एक एंजाइम होता है,
और इसका स्रोत पूछा गया है तो अग्नाशय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जिसमें पाई जाएगी वहीं कोयले का सबसे हाई क्वालिटी होगा। तो ये एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है बताइए। एटना, विसुवियस और स्ट्राम्बोली। ठीक है ना, याद रखिएगा ये तीनों जो हैं ये इटली में है। ठीक है, इटली राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट करिए।